हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अंशों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अंशों का मूल्यांकन क्या होता है। तो स्टूडेंट, अंशों के मूल्यांकन से आशय कंपनी के जो अंश होते हैं उसका मूल्य निकालना। अब हम ये बात करें कि कंपनी के अंशों का मूल्य क्यों निकालना है। तो स्टूडेंट, जो अंश स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं उन पर एमआरपी, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य लिखा होता है, प्रिंट प्राइस होती है। लेकिन जो अंश स्कंध विपणि में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, सूची में दर्ज नहीं होते हैं, उनका मूल्य निकालने की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो कोई भी यदि कंपनी में कोई परिवर्तन होता है तो उस कंडीशन में कंपनी के अंशों को खरीदने और बेचने के लिए अंशों का मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। तो अंशों के मूल्यांकन से आशय उस तिथि पर, जिस तिथि में कंपनी में परिवर्तन हो रहा है उस तिथि पर अंश का मूल्य निर्धारित करना, और वह मूल्य मन से निर्धारित नहीं होता है। उसके लिए कंपनी के पास कितने संपत्ति, कितने दायित्व है और कितनी उसकी लाभ की क्षमता है, लाभ कमाने की क्षमता है, उस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। सामान्यतः नई कंपनी को अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके अंश जो है वह सम मूल्य पर ही बेचे जाते हैं। यह समस्या या यह आवश्यकता पुरानी जितनी भी विद्यमान कंपनी है जिनकी ख्याति बन चुकी है, उन कंपनियों को यदि अपनी एकीकरण करना है, अमलगमेशन करना है, संविलियन करना है या ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो उस कंडीशन में उन्हें अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता थ्योरी क्वेश्चन के हिसाब से किन किन कंडीशन में होती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे एकीकरण, जब दो एक जैसा व्यवसाय करने वाली कंपनी मिलकर एक नई कंपनी खोलती है, मर्ज हो जाती है और मिलकर जो है नया बिजनेस स्टार्ट करती है, तो उसे एकीकरण कहते हैं। तो उस स्थिति में कंपनी के अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। संविलियन, मर्जर, जब एक बड़ी कंपनी के अंदर छोटी कंपनी मिल जाती है, मर्जर हो जाता है, उस कंडीशन में अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी के पुनर्निर्माण पर, जब कंपनी अपनी इंटरनल जो है कैपिटल में चेंज करती है, आंतरिक पुनर्निर्माण करती है या बाह्य पुनर्निर्माण करती है, उन सभी कंडीशन में उसे अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अंशों के परिवर्तन पर कभी कभी कंपनी जो है और अंशधारी कंपनी की श्रेणी चेंज करते हैं। मतलब पहले पूर्वाधिकार अंशधारी थे, अब उन्हें समता अंशधारी बनना है, या पूर्वाधिकार अंशधारी में भी जो है वह 10% वाले थे, अब उन्हें 15% में कन्वर्ट होना है। तो ऐसे कोई कैटेगरी चेंज होती है। जैसे हम जानते हैं कि पूर्वाधिकार अंशों में बहुत सारे प्रकार होते हैं, संचयी पूर्वाधिकार, असंचयी पूर्वाधिकार, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। तो यदि कोई कैटेगरी चेंज होती है, श्रेणी चेंज होती है, तो उस कंडीशन में भी कम अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। निजी कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी स्थिति में जहां उसे ऋण की आवश्यकता होती है, जहां उसे अपनी ख्याति का मूल्यांकन करना होता है, उन सभी स्थितियों में उसे अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, अंशों का जब हम मूल्य निर्धारित करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, हमने कुछ एक फैक्टर्स लिखे हैं। कंपनी व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, अंशों का हम मूल्य निकाल रहे हैं कि एक अंश जो है वह कितने का मार्केट में मिलेगा। तो उसमें हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस प्रकार का है, उसमें जोखिम कितनी है, वह निर्माण करने वाली कंपनी है या फिर माल बेचने वाली कंपनी है, वह राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। तो उस हिसाब से जो है अंशों का मूल्य परिवर्तित होता है। व्यवसाय का पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। पूंजी ढांचा मतलब कंपनी की जो कैपिटल है वह किन किन साधनों से बनाई गई है। जैसे उसमें अंश हो सकते हैं, ऋण हो सकते हैं और लाभ हो सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का पूंजी ढांचा किस प्रकार बनाया गया है, कहां कहां से पूंजी एकत्रित की गई है, उससे भी डिपेंड करता है। उपार्जन शक्ति मतलब लाभ, जिस कंपनी का लाभ ज्यादा होगा
जो पैसा उसने लगाया है उस पर लाभ का प्रतिशत ज्यादा होगा, उस कंपनी के अंशों का मूल्य जो है वह ज्यादा होगा। संचय, संचय मीन्स क्या होता है? कंपनी के द्वारा भविष्य की अनिश्चितताओं को सुरक्षित करने के लिए लाभ में से बचाया गया हिस्सा, ऐसा लाभ जो अंशधारियों को न देकर कंपनी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अलग निकाल कर रखती है। तो वो संचय की स्थिति क्या है? यदि संचय ज्यादा बनाए गए हैं तो अंशों के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अंशों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि जनरली जब हम अंश का मूल्य निकालते हैं तो अंशों की संख्या से हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो अंशों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ शेयर से मतलब 1 लाख रुपए की अंश पूंजी है, और ये 10 रुपए का भी रखा जा सकता है, 100 रुपए का भी रखा जा सकता है, और 1000 रुपए का भी रखा जा सकता है। अब 10 रुपए का रखा तो अंशों की संख्या कितनी हो गई? 10,000। 100 रुपए का रखा तो 1000, 1000 रुपए का रखा तो 100। तो डिपेंड करता है कि अंशों की संख्या कितनी है। फिर है गत वर्ष का लाभांश। पिछले वर्षों में कंपनी ने किस प्रकार से लाभांश बांटा है? यदि ज्यादा लाभांश बांटा है तो नेचुरली अंश का मूल्य जो है वह ज्यादा रहेगा, क्योंकि अंशधारी जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है। कंपनी की ख्याति, नेचुरली यदि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो ज्यादा से ज्यादा मूल्य जो है अंश का निर्धारित होगा। कर्मचारी, प्रबंध, कर की नीति, मैनेजमेंट, तो ये सब चीजें जो है उनकी व्यापार करने की नीति, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अंशों के मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ देखे। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंशों के मूल्यांकन की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि जो है, जो सबसे मेजरली पूछी जाती है, वह है शुद्ध संपत्ति विधि या आंतरिक मूल्य विधि, नेट एसेट्स वैल्यू मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? ये इसका सूत्र है, मूल्य प्रति अंश, एक अंश का मूल्य बराबर शुद्ध संपत्ति बटे अंशों की संख्या। शुद्ध संपत्ति बटे अंशों की संख्या। तो स्टूडेंट, अंशों की संख्या हमेशा दी रहेगी। ठीक है, दी रहेगी, इसकी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। लेकिन जहां हम शुद्ध संपत्ति की बात करें, ये प्रश्न में आपको क्लियरली नहीं दी रहेगी। तो शुद्ध संपत्ति निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा, समस्त वास्तविक संपत्तियां, टोटल रियल एसेट्स। अब वास्तविक संपत्ति कौन कौन सी होती है? तो बेहतर है कि हम अवास्तविक संपत्ति की लिस्ट याद रखें। जैसे वास्तविक में जो रियल में हम जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, प्राप्य बिल, बैंक में रोकड़, हाथ में रोकड़, ये सब जो है हमारी कौन सी संपत्ति है? वास्तविक संपत्ति। अवास्तविक संपत्ति में क्या आता है? अवास्तविक संपत्ति में प्रारंभिक व्यय, विज्ञापन के व्यय, ऋण पत्र व अंश पत्र के निर्गमन पर व्यय, अंश व ऋण पत्रों पर ब्याज, और लाभानी खाते का डेबिट शेष। ये अवास्तविक संपत्तियां होती हैं। एक्चुअल में ये खर्चे होते हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में किए जाते हैं तो इन्हें जो है धीरे धीरे करके अपलिखित किया जाता है, तो शुरुआत में इन्हें चिट्ठे में लिखा जाता है। तो इस प्रकार के खर्चे जो है वह अवास्तविक संपत्ति होती है। तो हमें वास्तविक संपत्तियां लेनी है, पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज हमें नए मूल्य पर लेनी है। मतलब एक होगा आपको चिट्ठे में दिया गया मूल्य, उसको बोलते हैं पुस्तकीय मूल्य, बुक वैल्यू, इसको जो चिट्ठे में दिया है। और एक आपको दिया रहेगा नया मूल्य, जो कि समायोजन में दिया है। तो स्टूडेंट, बहुत ध्यान रखना है, जिस संपत्ति के बारे में आपको नई वैल्यू दी है उस समय में उस संपत्ति का नया मूल्य लेना है, और जिस संपत्ति के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है उस संबंध में हम मान लेंगे कि जो चिट्ठे में मूल्य लिखा है वही उसका नया मूल्य है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें ख्याति ली जाती है, और हो सकता है आपको ख्याति की राशि न दे और ख्याति की गणना करने के लिए जानकारी दे। तो हम ख्याति के मूल्यांकन वाले चैप्टर में उसकी मेथड्स पढ़ चुके हैं, तो आप इस चैप्टर को करने से पहले ख्याति के मूल्यांकन वाले वीडियोस जरूर देख लें, क्योंकि इसमें ख्याति का मूल्यांकन भी हमें करना पड़ सकता है। तो दो तीन चीजें क्लियर, हमें हमेशा रियल एसेट्स लेना है, बाकी संपत्तियां छोड़ देना है बिना बोले, और जिन संपत्तियों का नया मूल्य दिया है उनका नया मूल्य लेना है।
जिसका नया मूल्य नहीं दिया है उसका पुराना मूल्य लेना है, छोड़ नहीं देना है। और फिर लेना है समस्त बाह्य दायित्व, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसमें आपको दायित्व पक्ष में से वो सभी दायित्व लेना है जो कंपनी के बाहर के व्यक्ति को देना है। कौन कौन से हो सकते हैं? लेनदार, ऋण पत्र और कर प्रावधान, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, ये जो है वह एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। और हम बात करें समतांश पूंजी की और पूर्वाधिकार अंश पूंजी की, संचय, लाभानी खाता, लाभ, और इसके अलावा जो है ऋण पत्र शोधन कोष, ये सब जो है हमारे लाभ में से बचाए हुए हिस्से होते हैं, ये आंतरिक दायित्व होते हैं, तो ये कभी नहीं लेते हैं। तो समस्त बाह्य दायित्व, बाहर के व्यक्तियों को भुगतान करने वाला, तो ये स्टूडेंट संपत्ति में से दायित्व घटा देंगे तो ये हमारी आएगी शुद्ध संपत्ति, नेट एसेट्स। ये हमको जो है यहाँ रखना है और उसके बाद अंशों की संख्या जो कि प्रश्न में दी रहेगी उससे डिवाइड कर देना है। तो ये है स्टूडेंट हमारी कौन सी मेथड? अंशों के मूल्यांकन की विधि में सबसे इंपॉर्टेंट और पहली मेथड है शुद्ध मूल्य या आंतरिक मूल्य विधि। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सेकंड मेथड है आय मूल्यांकन विधि। मतलब इसमें अंशों का मूल्यांकन जो है वह उनके द्वारा कमाई जाने वाली इनकम के आधार पर होता है। इसके भी दो प्रकार है, लाभांश आय आधार और दूसरा है अर्जित आय आधार। लाभांश आय आधार मतलब जिसमें अंशधारियों को जो लाभांश की राशि मिलती है, जो प्रॉफिट सब एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट में से के आधार पर निकाली जाती है। और अर्जित आय इट मीन्स अंशधारियों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसके आधार पर। तो इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लाभांश की दर निकाली जाती है, इसमें अर्जित आय की दर निकाली जाती है। अंश का मूल्य यहाँ लाभांश की राशि रखी जाती है इंटू 100 और अपॉन में चुकता समता अंश पूंजी की जाती है। और यहाँ पर अर्जित आय रखी जाती है इंटू 100 और नियोजित पूंजी रखी जाती है। और सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वह सेम है, बस यहाँ लाभांश की दर रखी जाती है और यहाँ पर अर्जित आय की दर जो है वह रखी जाती है। ठीक है, और इंटू में है प्रति अंश चुकता राशि और अपॉन में है आय की सामान्य दर। तो ये चुकता समतांश पूंजी हमें दी रहेगी क्वेश्चन में। लाभांश की राशि हमें निकालना पड़ सकता है, तो कैसे निकालना पड़ सकता है? तो देखिए लाभांश या अर्जित आय कैसे निकालते हैं? तो उस कंडीशन में हमें जो है लाभ दिया रहेगा, तो लाभ हो सकता है आपको 3 साल का, 5 साल का लाभ दिया हो। यदि आपको एक ही लाभ दिया है तो उसको यूज करेंगे, यदि 3-4 साल के लाभ दिए हैं तो फिर औसत लाभ निकालेंगे। उस लाभ में से आपको यदि ऐसा लिखा है कि सामान्य संचय में हस्तांतरण, तो वो हम घटा देंगे। उसके बाद जो है कर के लिए प्रावधान, तो वो हम घटा देंगे। और उसके बाद पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश, पूर्वाधिकार अंश पूंजी का लाभांश, यदि ऐसा कुछ दिया है तो जो भी एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है लाभ के संबंध में पहले हम उसे घटा देंगे। जो लाभ बचेगा वो हमें लाभांश की राशि या अर्जित आय की कंडीशन में लेना है। एक्चुअल में लाभांश का अर्थ है कि जो सबसे अंत में लाभ बच जाता है, जो कि समता अंशधारियों को मिलता है, वो लाभ लेना रहता है। ठीक है, तो ये जो चीज है हमें कभी दी जा सकती है और कभी निकालनी पड़ सकती है। तो लाभ में से जो भी एडजस्टमेंट दिए हैं, संचय में हस्तांतरण, कोई दूसरा संचय दिया है उसमें हस्तांतरण करना है, कर निकालना है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देना है, तो वो जो भी एडजस्टमेंट दिया है वो घटाने के बाद जो लाभ बचेगा वो लेना है। और चुकता समता अंश पूंजी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दी रहेगी, वो ले लेना है। इससे जो आंसर आएगा, मान लीजिए इसका आंसर 7% आया है, तो हमें यहाँ पर यह आंसर रखना है। प्रति अंश चुकता राशि ये हमें दी रहेगी क्वेश्चन में, और आय की सामान्य ये भी जो है हमें गिवन रहेगी। तो हमें सिंपली सिर्फ एक चीज निकालनी है, इससे हमारा अंश का मूल्य जो है वह आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो सेम ही कंडीशन है। हमारी यहाँ पे अर्जित आय जो है इसी तरीके से निकाली जाएगी।
अपॉन में हमें नियोजित पूंजी निकालनी है। तो नियोजित पूंजी जो है, कुछ नहीं दिया है तो पेड अप शेयर कैपिटल ही रहेगी। यदि आपको प्रारंभ की और अंत की दी हुई है तो हम प्रारंभ की पूंजी प्लस अंत की पूंजी अपॉन 2 करेंगे, उससे नियोजित पूंजी निकालेंगे। डिपेंड ऑन सिचुएशन, कुछ एडजस्टमेंट रेयर केस में हो सकते हैं। तो इस तरीके से अर्जित आय की दर निकल जाएगी। और उसके बाद फॉर्मूला जो है, अर्जित आय की दर मतलब इसका आंसर हम रखेंगे, प्रति अंश चुकता राशि जो है वह गिवन रहेगी और आय की सामान्य दर जो है वह भी हमें दी रहेगी। तो इस प्रकार से हम ये वाली मेथड में अंश का मूल्य निकालेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। ये है आपकी सेकंड मेथड। थर्ड मेथड होती है फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड में कोई नया नहीं है, हमने जो पहली मेथड पढ़ी है आंतरिक मूल्य विधि, उसका आंसर प्लस आय मूल्यांकन विधि, आय मूल्यांकन विधि का आंसर जो आएगा उसको अपॉन 2, ये फेयर वैल्यू होती है। मतलब हम अंश का मूल्य आंतरिक विधि से भी निकाल लें और अंश का मूल्य हम आय मूल्यांकन विधि से भी निकाल लें, मतलब इन दोनों में से कोई सी भी, और उन दोनों आंसर को जो है डिवाइड प्लस करके डिवाइड कर दे 2 से, तो वो कौन सी मेथड बन जाती है, उचित मूल्य विधि। तो स्टूडेंट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह क्वेश्चन जो है आपकी मेथड जो है वो आईएमपी है। अब जो है हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। स्टूडेंट्स अभी हमने अंशों के मूल्यांकन की थ्योरी देखी, उसकी विभिन्न विधियां देखी। अब उन विधियों के द्वारा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया हुआ है। 31 मार्च 2014 को एक कंपनी के चिट्ठे में निम्नांकित स्थिति है। ये हमें समता व दायित्व पक्ष दिया है और ये संपत्ति पक्ष दिया है। हम एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ ले। अंश पूंजी 10 रुपए प्रति अंश, @ का साइन लगा है, तो इसका मतलब एक अंश 10 रुपए का है, 4 लाख रुपए। संचय 50,000 रुपए, लाभानी 20,000 रुपए, ऋण पत्र 1 लाख रुपए, चल दायित्व 1,30,000 रुपए। और ऐसे ही हमें संपत्ति पक्ष में स्थायी संपत्ति दी है 5 लाख रुपए, चल संपत्ति दी है 2 लाख रुपए, और नीचे समायोजन में हमें क्या दिया है, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन 6 लाख रुपए किया गया। 3 वर्ष के लाभ क्रमशः 51,600, 52,000, 51,650 रुपए है। लाभ में से 20% संचय में हस्तांतरित किए जाते हैं। उचित आय की दर 10% है। अंशों का मूल्य संपत्ति विधि और उचित आय विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम लेंगे संपत्ति विधि। ठीक है, संपत्ति विधि मतलब नेट एसेट्स वैल्यू मेथड जो हमारी पढ़ी हुई है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका क्या फॉर्मूला है, हमने थ्योरी में पढ़ा, प्रति अंश मूल्य बराबर शुद्ध संपत्ति और अपॉन में अंशों की संख्या, अंशों की संख्या। अब इसमें मैंने बताया था आपको कि अंशों की संख्या हमें इजीली क्वेश्चन में से डायरेक्ट मिल जाएगी, लेकिन शुद्ध संपत्ति हमें प्रश्न में नहीं दी रहेगी, तो हमें जो है शुद्ध संपत्ति निकालनी रहेगी। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला हमने देखा था। शुद्ध संपत्ति का जो है तरीका है वो क्या है, हमें लेना है समस्त वास्तविक संपत्तियां, सभी रियल एसेट्स। तो वास्तविक संपत्ति में देख लेते हैं हम चिट्ठे में हमें कौन कौन सी दी हुई है। तो देखिए हमें दी हुई है स्थायी संपत्ति 5 लाख रुपए और चल संपत्ति 2 लाख रुपए, ये दोनों ही वास्तविक है। यदि यहाँ पर आपको प्रारंभिक व्यय, अंशों के निर्गमन पर व्यय या फिर अंश व ऋण पत्र पर ब्याज या लाभानी खाता इस साइड दिया रहता तो ये जो है संपत्तियां हमें नहीं लेनी रहती, बट इसमें हमें 2 ही दी हैं, तो हम ले लेंगे दोनों, स्थायी संपत्ति और चल संपत्ति। ठीक है, चल संपत्ति। दूसरी चीज, हमें यदि किसी संपत्ति का नया मूल्य दिया है तो हमें नया मूल्य लेना है। हमने समायोजन में देखा था स्थायी संपत्ति 5 लाख रुपए दी है और नीचे मूल्य दिया है 6 लाख रुपए। तो कितना भी मूल्य दिया है, कम दिया है, ज्यादा दिया है, जितना भी मूल्य दिया है,
हमें वो नया मूल्य लेना है। ठीक है, और जिस संपत्ति के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसे हमें एज इट इज ले लेना है। ये हमने ले लिया, टोटल हो गया 8 लाख रुपए। अब इसमें से हमें घटाना है बाह्य दायित्व, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो बाह्य दायित्व मतलब कंपनी के बाहर के व्यक्तियों को पे किया जाने वाला दायित्व। तो अपोजिट चलेंगे हम, यहां से चल दायित्व आ जाएगा, ऋण पत्र आ जाएगा, लाभानी संचय और अंश पूंजी जो है यह कंपनी के मालिक की होती है। लाभानी जितना भी लाभ कमाते हैं कंपनी के मालिक, वो कौन होते हैं? अंशधारी। ये बाह्य दायित्व नहीं होता है। संचय मतलब क्या होता है? लाभ में से बचाया हुआ हिस्सा जो भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो वह भी अंशधारियों का होगा, और अंश पूंजी तो उन्हीं की होती है। तो केवल हमें बाह्य दायित्व लेना है, तो हम यहां पर ले लेंगे 5% ऋण पत्र, 1 लाख रुपए, घटा देंगे हम इसको, और चल दायित्व, चल दायित्व दिए हमें 1,30,000 रुपए, ये भी घटा देंगे, दायित्व है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2,30,000। आप घटाएंगे तो शुद्ध संपत्ति आ जाएगी स्टूडेंट 5,70,000। मतलब ये वाली राशि हमने निकाल ली, कितनी? 5,70,000। अब अंशों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज देखनी है। देखिए अंश पूंजी दी हुई है यहाँ पर, कितने रुपए की है? 4 लाख रुपए की, और एक अंश कितने का है? 10 रुपए का। तो अंश कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स 40,000। आया समझ में आपको? क्लियर ये चीज? अब इसको हम सॉल्व कर लें। $14.25 जो है अंश का मूल्य आ रहा है। तो ये मेथड आप लोग को समझ में आई? कौन सी मेथड? संपत्ति विधि। तो स्टूडेंट इसमें ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, अवास्तविक संपत्तियां हमें नहीं लेनी है, और जिस भी संपत्ति का नया मूल्य दिया है हमें वो नया मूल्य लेना है। अब हम इसी सवाल में देखेंगे आय विधि। तो आय विधि में हमें जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, पहले आय की उचित दर निकालने के लिए, और उसके बाद जो है अंश का मूल्य निकालने के लिए। तो हम पहले दोनों फॉर्मूले लिख लें। पहला फॉर्मूला होता है आय की उचित दर बराबर आय, अर्जित आय, इंटू 100 अपॉन चुकता अंश पूंजी। पहला ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और दूसरे फॉर्मूले से हमारा आंसर निकलता है प्रति अंश मूल्य बराबर प्रति अंश मूल्य बराबर, ये जो आंसर आएगा आय की उचित दर, गुणे में हमें रखना है प्रति अंश चुकता राशि, और अपॉन में हमें रखना है यहां पर आय की सामान्य दर। ये फॉर्मूले हमें जो है याद होना चाहिए, तो सवाल सिंपल हो जाता है। अब इसमें मैंने बताया था ये चीज आपको दी रहेगी हमेशा, ये चीज दी रहेगी, ये चीज दी रहेगी, इसका ये आंसर हम इससे निकाल लेंगे। हमें सिर्फ अर्जित आय निकालनी है। तो इस सवाल में अर्जित आय हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, हमें ये 3 वर्षों का लाभ दिया गया है। इन 3 वर्षों को लाभ को जो है हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो है हम औसत लाभ निकालेंगे। यदि एक ही लाभ दिया रहता तो हम डायरेक्ट उसका उपयोग करते, लेकिन हमें यहाँ पे 3 वर्षों के लाभ दिए हैं, तो हम क्या करेंगे? औसत लाभ निकालेंगे। तो पहली स्टेप में हम निकालेंगे औसत लाभ। औसत लाभ निकालना बहुत सिंपल है। हमारे पास कितने लाभ हैं? 51,600 प्लस 52,000 प्लस 51,650, और हमने 3 राशि ली है तो डिवाइडेड बाय
इन तीनों को जो है हम टोटल कर लेंगे। तो 0, 5, 6, 12, 2 और ये हो जाएगा 2 और 1 3, 4 और 1 5 और ये 15। 1,55,250 बटे 3। ठीक है, सिंपली औसत निकाल रहे हैं। ये आ रहा है हमारा 51,750। ये औसत लाभ आ गया हमारा। इसके बाद हमें प्रश्न में यदि कोई एडजस्टमेंट दिया है तो हम उस एडजस्टमेंट के हिसाब से वर्क करेंगे। इन तीनों लाभों का यूज कर लिया। यहां लिखा है लाभ में से 20% संचय में हस्तांतरित किया जाता है, मतलब संचय में रख देते हैं तो उतना लाभ जो है अंशधारियों को नहीं देंगे हम, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 20% संचय में हस्तांतरित। ठीक है, तो 51,000 हस्तांतरित, 51,750 का हम निकालेंगे 20%, तो ये हो जाएगा 10,350। इसे हम घटा देंगे तो हमारे पास लाभ बचेगा 41,400। और कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? यदि लिखा रहता है कि कर का प्रावधान कीजिए या पूर्वाधिकार अंशधारियों को इतना भुगतान कीजिए, यदि ऐसा कुछ भी एडजस्टमेंट लिखा रहता तो हम सब इसमें से घटाते चलते। ठीक है ना, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया है तो यही हमारी हो जाएगी क्या, अर्जित आय। अर्जित आय का अर्थ है कि सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद अंशधारियों को कितना लाभ मिलने वाला है। तो अंशधारियों को मिलने वाला है 41,400 रुपए इंटू 100। और चुकता अंश पूंजी मतलब हमारी शेयर कैपिटल, तो वह कितनी थी, 4 लाख रुपए, तो वो हम ले लेंगे 4 लाख रुपए। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0, 10.35। ये जो है हमारी क्या आ गई, आय की उचित दर। अब हमें जो है प्रति अंश मूल्य निकालना है, तो ये जो हमारा आंसर आया है वो रखेंगे 10.35। प्रति अंश चुकता राशि हमारा एक अंश कितने का था, 10 रुपए का था। और आय की सामान्य दर जो है हमें क्वेश्चन में दी रहेगी वो भी है 10, तो इट मीन्स हमारा आंसर आएगा 10.35 रुपए। एक अंश का मूल्य उचित आय विधि से 10.35। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट हमारी दोनों मेथड जो हमने थ्योरेटिकल बेसिस पे समझी और इसको हमने एक एग्जांपल की सहायता से न्यूमेरिकल बेसिस पे समझा।